एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और एक टर्म होता है एंगल ऑफ रिपोज, और दोनों में बच्चे कंफ्यूज होके मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले समझते कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल केस है, कुछ डिफिकल्ट इसमें कुछ है नहीं। जस्ट इमेजिन कि तुम्हारे पास क्या है, एक ब्लॉक एम मास का, समझ रहे हो, और ब्लॉक को तुमने इस तरफ फॉर एग्जाम्पल फोर्स लगाया, इस तरफ, इज दैट क्लियर? फोर्स इस तरफ लगा एंड द ब्लॉक इज, क्या लिख रहा हूं, अबाउट टू मूव। समझ में आया? अबाउट टू मूव। जमीन रफ है, इस जमीन इसमें रफनेस है, करेक्ट? तो इफ द ब्लॉक इज अबाउट टू मूव पीपल, अगर वो मूव करने ही वाला है, क्या तुम्हें पता है कि मूव किया नहीं है, मूव करने ही वाला है, इम्पेंडिंग मोशन, तो पता है ना क्या लगेगा? फ्रिक्शन, स्टैटिक। जमीन के रिस्पेक्ट में अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्लॉक किधर जाता? आगे। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो जमीन को दिखता ब्लॉक किधर जा रहा है? आगे। तो फ्रिक्शन किधर लगा देगा? पीछे। जमीन के रिस्पेक्ट में ब्लॉक किधर जाता? आगे। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो जमीन क्या बोलेगा? मैं उसके मोशन को क्या करूंगा? मैं उसके रिलेटिव मोशन को क्या करूंगा? तो जमीन के रिस्पेक्ट में अगर फ्रिक्शन नहीं होता, ब्लॉक आगे जाता, तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? पीछे। पर ध्यान देना, ये फ्रिक्शन ऐसा वैसा फ्रिक्शन नहीं है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन के फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रिक्शन है, जिसको हम क्या बुलाते हैं? पता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन का एक रेंज होता है, उसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला कौन सा है? एफ लिमिटिंग। ठीक है, मैं उसका बात कर रहा हूँ, व्हेन द ब्लॉक इज अबाउट टू मूव। बाकी फोर्सेस अगर मैं शो करूँ जनता, ध्यान से देखना, यहाँ पर एक क्या लग रहा होगा? ऊपर नॉर्मल एंड नीचे क्या लग रहा है? एम जी। क्या तुम्हें पता है नॉर्मल एंड फ्रिक्शन भाई भाई है? किसी ज़माने में पढ़ाया था कि कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कॉम्पोनेंट नॉर्मल है, दूसरा फ्रिक्शन है। तो यहाँ पर अगर मुझे कॉन्टैक्ट फोर्स शो करना है जनता, मैंने ऐसा पैरेललोग्राम रूल अप्लाई किया है, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन का रिजल्टेंट ऐसा होगा या नहीं होगा? ये होगा मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी हम डिफाइन करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन को। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू मूव, क्या बोला मैंने? व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू मूव, उस वक्त कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, क्या बोला मैंने? कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, कि हमेशा नहीं, बहुत ही स्पेशल टाइम में। कौन सा टाइम है वो? व्हेन द ब्लॉक इज अबाउट टू मूव। इज दैट क्लियर पीपल? उस वक्त कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मतलब यहाँ पर थीटा को हम क्या बुलाएंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया? बस यही एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अभी थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर थीटा इन दिस केस, जनता सुन रहे हो ना, थीटा को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कुछ तो बोलो। थीटा का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, थीटा का वैल्यू, तो क्या निकालेंगे? सिंपल है। क्या तुम्हें ये ट्राइंगल दिख रहा है? सो टेन थीटा, जनता सुनो ध्यान से, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर मतलब एफ, आवाज नहीं आ रहा तुम लोगों से? टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर मतलब एफ लिमिटिंग बेस का वैल्यू क्या होगा? एन। जनता ध्यान से सुनना, क्या तुम्हें याद है एफ लिमिटिंग क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। नीचे क्या आ गया? एन चला गया, इसका वैल्यू क्या आ गया? म्यू एस। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, आवाज दो जनता, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? थीटा, दैट इज इक्वल टू व्हाट? टेन इनवर्स ऑफ म्यू एस। तो ये जो है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर से कह रहा हूँ, याद रखना, यहाँ पर ये फोर्स कौन सा है जनता? दिस इज एफ लिमिटिंग। मैंने लिख के दिया है, व्हेन द ब्लॉक इज अबाउट टू मूव। इस सिनेरियो में इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन किया जाता है। हमेशा फ्रिक्शन लिमिटिंग नहीं होता, लिमिटिंग तभी लगेगा व्हेन द ब्लॉक इज अबाउट टू मूव। ठीक है, पॉज करना। पीपल, ये वाला तो सब लोगों ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि पुल करना या पुश करना कौन सा ज़्यादा आसान है। ध्यान से सुनो।
तो फर्स्ट केस में ध्यान से देखो, सोचो सोचो पीपल, यहाँ सुनो। ज़मीन है, ज़मीन पे सोचो एक स्लाइड जैसा ही एक आदमी है, और दूसरा आदमी उसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। इज दैट क्लियर? अच्छा, पुश कर रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन हम इन दिस केस कैसा दे सकते हैं? ध्यान से देखना पीपल। इन दिस केस ये बंदा अगर इसको पुश कर रहा है तो क्या मैं फोर्स ऐसा शो कर सकता हूँ, एफ फोर्स पुश कर रहा है इसको। इज दैट क्लियर? जनता बोलो हाँ या ना। और सेकंड केस में अगर ये पुल कर रहा है तो ये फोर्स को हम ऐसा शो कर सकते हैं, लेट अस से सेम फोर्स से पुल कर रहा है, एफ। कोई दिक्कत किसी को? राइट। और हम ये मानते हैं कि दोनों केसेस में कि वो हॉराइजेंटल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। लेट अस से दोनों केसेस में वो हॉराइजेंटल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, देखो हमें ये जानना है कि पुल करना ज़्यादा आसान है या पुश करना ज़्यादा आसान है। लॉजिकली भी कंक्लूड कर सकते हैं। बाकी जो फोर्सेस है उसको शो कर लेते हैं, ठीक है। बाकी फोर्सेस क्या होगा, ये इसका खुद का वेट होगा mg, हाँ या ना। नीचे जो ज़मीन है, ज़मीन इस पूरे स्लाइड पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल एन लगा रहा होगा, हाँ या ना। इस केस में भी सेम डायग्राम बनेगा। इसका वेट कितना जनता, mg। और जो स्लाइड है यहाँ पर एक नॉर्मल लगा रहा है, नहीं लगा रहा? अच्छा, अभी एक फोर्स बाकी है, हाँ। पेन ब्लैक होने से बेटर है? अच्छा एक मिनट रुको, ब्लैक होने से तो दिखाई नहीं देगा। अच्छा, दिस इज, अच्छा और एक बार ड्रॉ कर लेता, पॉज कर देने को। हो गया? ओके। अभी देखो पीपल, ध्यान से सुनना, सब लोग सुन रहे हो ना? अभी लास्ट एक फोर्स देना बाकी है और वो है फ्रिक्शन। तो ये हो गया ज़मीन। ज़मीन को पूछा, ज़मीन ज़मीन अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो तुम्हें ये प्लैंक का टुकड़ा किधर जाता हुआ दिखता, आगे। तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, पीछे। इन दिस केस समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस पर फ्रिक्शन किधर लग गया, पीछे। इस केस में भी देखते हैं, ये अगर ज़मीन है, ज़मीन को पूछा ज़मीन ज़मीन अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो तुम्हें ये प्लैंक किधर जाता हुआ दिखता, आगे। तो इस पर फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, पीछे। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? श्योर? अच्छा, अभी अगर मैंने इसको अपना एक्स एक्सिस मान लिया, इसको अपना वाई एक्सिस मान लिया, तो इस एफ को रिजॉल्व कर देते। तो इस एफ का जनता ध्यान से देखना, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, क्या मैं इसको एफ कॉस थीटा बोल सकता हूँ? और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा, क्या मैं इसको एफ साइन थीटा बोल सकता हूँ? बोलो जनता। इस केस में एक एफ का कंपोनेंट ऐसा होगा एफ कॉस थीटा, इस केस में एफ का एक कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा। मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा, बट बिना कैलकुलेट किए दिमाग लगाए भी बोल सकते हैं कि क्यों पुल करना ज़्यादा आसान है और पुश करना ज़्यादा मुश्किल होगा। मैंने किसी ज़माने में तुमको पढ़ाया था, फ्रिक्शन, तनवीर, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, हाउ हार्ड द टू सरफेसेस आर प्रेसिंग अगेंस्ट ईच अदर। जितना हार्ड प्रेस करोगे फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ध्यान देना, यहाँ पर फ्रिक्शन स्लाइड के मोशन को अपोज कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा? अच्छा, अभी ध्यान से देखो, एफ साइन थीटा क्या कर रहा है, एफ साइन थीटा इस पूरे सिस्टम को क्या कर रहा है, नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है नहीं कर रहा? प्रेस कर देगा तो नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये आदमी जो ये पुल कर रहा है इस तरफ, ध्यान से देखना, एफ कॉस थीटा वो फोर्स है जो इस सिस्टम को आगे लेके जाना चाहता है, उसको किसके अगेंस्ट फाइट करना पड़ रहा है, अगेंस्ट ए लार्जर फ्रिक्शन। वाई लार्जर? बिकॉज पहले केस में ऐसे बिकॉज मैंने फोर्स नीचे की तरफ लगाया, पूरा सिस्टम वो जो प्लैंक है वो ज़मीन को ज़्यादा हार्ड प्रेस कर रहा है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा। मैं वैल्यू करके भी दिखाऊंगा, कैलकुलेशन करके भी। इस केस में तुमने अगर फोर्स ऐसे लगाया, ध्यान से देखो, ये फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो ये सिस्टम को किधर किधर फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ उठाना चाहता है, उठेगा नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, टेंडेंसी ऊपर की तरफ है। अगर ऊपर की तरफ उठाना चाहता है तो उन दोनों के बीच का कांटेक्ट, किसके बीच का कांटेक्ट, ग्राउंड और प्लैंक के बीच का कांटेक्ट, वो थोड़ा वीकन होगा ही नहीं होगा, वो थोड़ा सॉफ्ट होगा ही नहीं होगा, तो फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आसान भाषा में सेकंड केस का नॉर्मल कम होगा, फर्स्ट केस का नॉर्मल ज़्यादा होगा। नॉर्मल ज़्यादा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा। बात समझ में आया पीपल? कोई दिक्कत? सोचो ये मूव कर रहा है तो यहाँ पर फ्रिक्शन का वैल्यू हम म्यू एन लिख देंगे, ठीक है ना, मूव कर रहा है फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एन। अभी देखो पीपल, मुझे पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में कहीं जा नहीं रहा, बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, यस और नो।
एंड लेट अस से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हमें ऐसा सिचुएशन मानता हूँ कि द बॉडी इज अबाउट टू मूव, ये सिचुएशन मान के करते हैं, द बॉडी इज अबाउट टू मूव. सो वर्टिकल डायरेक्शन में जनता कौन कौन है, नॉर्मल है या नहीं है, और नीचे की तरफ कौन है, mg और f sin थीटा. जनता सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ. सो इन दिस केस पीपल, अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, नॉर्मल. डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, mg प्लस f sin थीटा. ध्यान से देखो यहाँ पर ही वो डिफरेंस तुम्हें दिख जाएगा, ये नॉर्मल का वैल्यू है. बट इन केस ऑफ पुल अगर तुम नॉर्मल निकालना चाहोगे, ध्यान से देखो, नॉर्मल ऊपर है, f sin थीटा ऊपर है, mg नीचे है, ये तो मूव नहीं करता वर्टिकल डायरेक्शन में. तो अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस f sin थीटा. कुछ तो बोलो जनता, mg. तो यहाँ पर नॉर्मल का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, mg माइनस f sin थीटा. क्या तुम्हें दिख रहा है, क्या तुम्हें दिख रहा है दोनों केसेस का फर्क. यहाँ पर नॉर्मल ज़्यादा है, वहाँ पर नॉर्मल कम है. नॉर्मल ज़्यादा होने का मतलब है कि सरफेस का लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और इस सरफेस का लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होगा, तो अभी इसलिए पुश करना ज़्यादा मुश्किल है. किसी चीज़ को दबा दोगे तो फ्रिक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो तो ऑब्वियस है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इज दैट क्लियर पीपल, सबको आया समझ में. अभी इफ द बॉडी इज अबाउट टू मूव, आगे की तरफ कितना फोर्स है, इस तरफ कितना फोर्स है, फ्रिक्शन. इस फ्रिक्शन को मैं लिमिटिंग मानता हूँ, चलेगा. सो इन दिस केस इफ द बॉडी इज अबाउट टू मूव, क्या मैं f cos थीटा इक्वल टू f लिख सकता हूँ, हाँ या ना. अच्छा ध्यान से सुनना पीपल, f cos थीटा इक्वल टू f. f के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू नॉर्मल. नॉर्मल के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg प्लस, जवाब दो जनता, mg प्लस f sin थीटा. जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, दिस इज f cos थीटा दैट इज म्यू mg प्लस म्यू f sin थीटा. हमें f का वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं f कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, cos थीटा, इस तरफ आएगा तो माइनस माइनस म्यू sin थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, म्यू mg. तो f का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, म्यू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा. इस केस का फोर्स है. कम ऑन पीपल, अभी अगर मैं यहाँ पर करूँ, ध्यान से देखना, ये f cos थीटा फ्रिक्शन के अगेंस्ट फाइट कर रहा है नहीं कर रहा. तो फिर इज अबाउट टू मूव, तो यहाँ पर हम f cos थीटा को इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन इन दिस केस. सो इन दिस केस f cos थीटा, फ्रिक्शन की जगह हम लोग म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल क्या लिख सकते हैं, mg माइनस f sin थीटा. जवाब दो जनता. अगर मैं f कॉमन ले लो तो क्या आएगा, cos थीटा, इसको उधर लेकर आगे क्या होगा, म्यू sin थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, म्यू mg. ध्यान से देखना, f in this case is equal to what, mu mg divided by what, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा. क्या कुछ डिफरेंस दिख रहा है, क्या मैं इस फोर्स को पुशिंग वाला फोर्स लिख दूं, है या ना, क्या मैं ये फोर्स को पुलिंग वाला फोर्स लिख दूं, किसका वैल्यू बड़ा है, देखो इसका डिनोमिनेटर छोटा है एज कम्पेयर टू दिस, तो इसका वैल्यू क्या होगा, बड़ा, इसका वैल्यू क्या होगा, छोटा. इसलिए कहा जाता है कि पुश करने में ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा, पुल करने में कम फोर्स चाहिए होगा. आसान भाषा पे पुश करोगे तो नॉर्मल बढ़ा दे रहे हो, तो तुम्हें एक लार्जर फ्रिक्शन के अगेंस्ट फाइट करना पड़ेगा. अगर पुल कर रहे हो तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो तुमने इंटरलॉकिंग को थोड़ा सा वीक कर दिया, नॉर्मल का वैल्यू कम जाएगा और तुम्हें छोटे लिमिटिंग फ्रिक्शन के अगेंस्ट फाइट करना पड़ेगा. सो इट इज ईजियर टू पुल. सबको आया समझ में, पक्का, साथ सीधा होके बैठ. इज दैट क्लियर पीपल, श्योर दो पीपल. सुनो, एक इंक्लाइन प्लेन, एंगल थीटा, ये सरफेस रफ है, क्या ये ब्लॉक नीचे जाएगा, सोचो तो, क्या ये ब्लॉक नीचे जाएगा. इतना आसान नहीं है बोलना, इतना आसान नहीं है बोलना. इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है. तो अगर ये सरफेस रफ है, लरस से इस सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको हमने क्या लिख के रखा है, म्यू एस. तो पहला क्वेश्चन जो तुम्हें अपने आप को पूछना है, ये ब्लॉक जो नीचे जाएगा, ये इंट्यूशन आ रहा है हमें, क्यों नीचे जाएगा, वाई विल द ब्लॉक गो डाउन. देयर हैज़ टू बी सम फोर्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड जो इस ब्लॉक को नीचे लेके जाना चाहता है, राइट. तो इसका जवाब तुम्हें तभी मिलेगा अगर हम इसका फोर्स डायग्राम बनाते हैं. क्या बनाते हैं, फोर्स डायग्राम. बहुत ही सिंपल है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, रुको.
देखो भाई, यहाँ पर नीचे क्या लग रहा होगा इस पे, mg, यहाँ पर क्या लग रहा है, नॉर्मल एंड, है ना। इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन किस तरफ होगा, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। मैंने क्या सिखाया था, जिस तरह बॉडी मूव करेगा या मूव करने का इच्छा दिखाता है, उसी तरफ हमें अपना एक्सिस चूज करना है ना। बहुत लोगों से अभी भी गलती होता है, लेकिन ये तो अगर ये बॉडी मूव करेगा, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मूव करेगा, तो मैंने इसको अपना क्या मान लिया, अपना एक्स एक्सिस, ये हमने क्या मान लिया, अपना वाई एक्सिस। किसको रिजॉल्व करेंगे, जो फोर्स एक्सिस पे लाई करता है उसको रिजॉल्व नहीं करते, जो लाइन नहीं कर रहा उसको हम रिजॉल्व करते हैं। नॉर्मल ऑलरेडी एक्सिस में लाई करता है, इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे। mg को रिजॉल्व करेंगे, सिखाया था, अलोंग द इंक्लाइन इट इज ऑलवेज mg sin थीटा एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन इट इज ऑलवेज mg cos थीटा। जनता बोलो हाँ या ना, जनता बोलो हाँ या ना। अभी क्या तुम्हारे सामने वो रीजन है जिस रीजन के कारण ये ब्लॉक नीचे जाना चाहता है, दैट इज mg sin थीटा। mg sin थीटा वो रीजन है जिसके कारण ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाना चाहता है। बोलो समझ में आता है नहीं आता, क्या ये जा पाएगा, क्या ये किसी के अगेंस्ट इसको फाइट करना पड़ेगा नीचे जाने के लिए, यस। तो हमने सरफेस को क्या बोल कर रखा है, रफ बोला ही नहीं बोला। तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, रूल्स क्या सिखाया था मैंने, अपने आप को पहले पूछना, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इंक्लाइन प्लेन को ब्लॉक नीचे जाता हुआ दिखता, तो उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन इस पे किस तरह लग जाएगा, अलोंग दिस डायरेक्शन। बात समझ में आया। अगर फ्रिक्शन ने mg sin थीटा को बैलेंस कर दिया, क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, तो ये ब्लॉक अपने जगह से हिलेगा नहीं। देखो मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर ये थीटा बहुत छोटा है, मतलब इंक्लिनेशन ज़्यादा नहीं है, बहुत कम इंक्लिनेशन है, ब्लॉक का नीचे आने का चांसेस बहुत कम है। जैसे जैसे मैं इस इंक्लाइन प्लेन के इंक्लिनेशन को बढ़ाते जाऊँगा, थीटा के वैल्यू को बढ़ाते जाऊँगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इस ब्लॉक का नीचे आने का चांसेस बढ़ते जाता है। तुम्हें लग रहा है नहीं लग रहा, इंक्लिनेशन है कम, इंक्लिनेशन, ब्लॉक का आने का चांसेस कम, थोड़ा बढ़ा दिया ब्लॉक का नीचे आने का चांसेस बढ़ जाता है, और बढ़ा दिया ब्लॉक का नीचे आने का चांसेस और बढ़ेगा, हाँ या ना। क्यों बढ़ेगा, लगता तो है कि नीचे जाना चांसेस बढ़ जाएगा, क्यों, व्हाई विल द चांसेस इंक्रीज, बोलो इसका जवाब तुम्हें कौन देगा, पीपल, mg sin थीटा। क्लियरली दिख रहा है, जैसे मैं थीटा के वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, साइन थीटा इंक्रीज करेगा ही नहीं करेगा, साइन थीटा इंक्रीज करेगा तो ये फोर्स इंक्रीज करेगा ही नहीं करेगा, तो ये फोर्स इस ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन के अलोंग उतार के लेके आना चाहता है। जैसे जैसे इंक्लिनेशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे तुम थीटा के वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, mg sin थीटा का वैल्यू क्या करेगा, mg sin थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन स्टैटिक इन नेचर है। क्या है ये, स्टैटिक, याद है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वो अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करता है, वो नहीं चाहता कि घिसाई हो, वो नहीं चाहता कि रिलेटिव मोशन हो, तो वो सरफेसेस को घिसने से रोकना चाहेगा। जवाब दो जनता, वो नहीं चाहेगा कि सरफेस एक दूसरे के ऊपर क्या करे, स्लिप करे, तो वो रोक के रखेगा बॉडी को। लेकिन कब तक, पढ़ाया था ना, स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट है, रोकना तो चाहेगा लेकिन एक लिमिट तक जा सकता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, वी कॉल इट एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ध्यान से समझना, अभी विजुलाइज करो, जैसे जैसे मैं थीटा को इंक्रीज कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने सो पीपल सुनो सुनो, मैं कह रहा था, ध्यान से सुनना, सब लोग देख रहे हो ना। अभी हम क्या करेंगे, इसके इंक्लिनेशन को क्या करेंगे, जवाब दो, क्या करेंगे, इंक्रीज 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे करके इंक्लिनेशन को क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। mg sin थीटा बढ़ता जाएगा, फ्रिक्शन का काम बढ़ता जाएगा, बिकॉज जैसे जैसे mg sin थीटा बढ़ेगा, फ्रिक्शन को भी अपना वैल्यू क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि वो mg sin थीटा को क्या कर पाए, बैलेंस कर पाए, हाँ या ना। ऐसा करते 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 एक वक्त आएगा जब mg sin थीटा इतना बढ़ चुका होगा कि फ्रिक्शन को, इस ब्लॉक को रोक के रखने के लिए अपना मैक्सिमम वैल्यू लगाना पड़ेगा। क्या हुआ, तुमसे जवाब क्यों नहीं आ रहा, हाँ या ना। ऐसा करते 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 mg sin थीटा इतना इंक्रीज हो जाएगा कि ब्लॉक को अपने जगह पर पकड़ के रखने के लिए फ्रिक्शन को अपना मैक्सिमम वैल्यू लगाना पड़ेगा। उस वक्त जो फ्रिक्शन लगेगा हम एफ लिमिटिंग कहेंगे, और उस सिचुएशन में जो थीटा होगा, सुनाई दिया, उस सिचुएशन में जो थीटा होगा, पता है ना उसको क्या बुलाते हैं हम, एंगल ऑफ रिपोज।
बस यही एंगल ऑफ रिपोज। जिस थीटा पे द ब्लॉक इज अबाउट टू स्लिप डाउन, ब्लॉक नीचे जाने ही वाला है। इसका इंफॉर्मेशन मिलने के साथ साथ तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन होगा पीपल, एफ लिमिटिंग। क्या लगेगा पीपल, एफ लिमिटिंग। बात समझ में आया? तो हमें बस इस थीटा का वैल्यू निकालना कि थीटा कितना होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जनता सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सो इन दिस केस अगर मुझे ये एंगल निकालना है व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड डाउन द इंक्लाइन प्लेन। जनता ध्यान से सुनो, जनता सुनो ध्यान से। ये हो गया हमारा इंक्लाइन प्लेन, ये हो गया हमारा mg। mg का इस तरफ कंपोनेंट कितना है जनता, mg साइन थीटा। बोलो इस तरह कितना कंपोनेंट है, mg cos थीटा। उस वक्त यहाँ पर नॉर्मल लग रहा है और यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे, एफ लिमिटिंग। हाँ या ना? क्या ये ब्लॉक मूव कर रहा है? ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, करने वाला है, इम्पेंडिंग कंडीशन है, इम्पेंडिंग। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल तो नहीं है मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर नॉर्मल का वैल्यू कितना जनता, mg cos थीटा। यहाँ पर भी बॉडी मूव करने ही वाला है तो f लिमिटिंग इन दिस केस क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, mg sin थीटा। बोलो हाँ या ना? f लिमिटिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू s इंटू n दैट इज इक्वल टू व्हाट, mg sin थीटा। सो म्यू s इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं जनता, mg cos थीटा दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा। हाँ या ना? हाँ या ना? mg क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो तुम्हें क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, म्यू s। थीटा का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ म्यू s। और इसी एंगल को हम क्या बुलाते, वी कॉल दिस एंगल एज एंगल ऑफ रिपोज। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब इस एंगल या इससे छोटे एंगल पे तुम्हारा ब्लॉक अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। सही बोला मैंने? ये जो एंगल है दिस इज द मैक्सिमम एंगल। इससे अगर तुमने अपना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थोड़ा से भी बढ़ा दिया तो ये ब्लॉक और रुका हुआ नहीं रहेगा, ब्लॉक नीचे आ जाएगा। लेकिन ये एंगल और इससे कम एंगल्स पे वो ब्लॉक अपने जगह से हिलेगा ही नहीं। बोलो बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? श्योर? तुम लोगों कल नोट्स पूरा देखो जनता सुनो। अभी तुम लोगों से बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे जिनको याद है ऑब्वियसली कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है इससे। ऐसा मत समझना कि दोनों के बीच कोई कनेक्शन है, कोई कनेक्शन नहीं है। ये सेम आता है बट देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दिस टू कंडीशंस। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो एंगल ऑफ रिपोज हो, दोनों कॉन्सेप्ट्स कंप्लीटली अलग है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या था, व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड, तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच का एंगल, ये कौन सा एंगल है, ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल है। जिस एंगल पे हमारा ब्लॉक नीचे स्लिप करने ही वाला होगा, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, वो बाय कोइंसिडेंस दोनों का वैल्यू क्या निकल के आता है, सेम। तुम्हारे लिए अच्छा ही है, याद रखना आसान हो। थोड़ा दिक्कत भी है। अभी एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज किसको बोलते हैं, वो अगर मिक्सअप कर दिया तुमने सब्जेक्टिव में लिखते वक्त तो ज़ीरो आएगा। तो याद रखना कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज किसको बोलते हैं। इंक्लाइन प्लेन वाले को हम क्या बोलते हैं, रिपोज। ठीक है विवेक? ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन तुम्हारा जो बेसिक्स है उसको टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, इंक्लाइन प्लेन, ब्लॉक, टेंशन, थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। बोला कि म्यू एस इज इक्वल टू व्हाट, 4/3 म्यू एस का वैल्यू। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इज दैट क्लियर पीपल? अच्छा अगर म्यू एस का वैल्यू 4/3 है, मैं तुम्हें ये पूछना चाहूँगा कि म्यू एस का वैल्यू अगर 4/3 है तो इस सिचुएशन का एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा? व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिपोज इन दिस केस? एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा? सीखा कि हमने tan इनवर्स ऑफ म्यू एस होगा tan इनवर्स ऑफ 4/3। कितना होगा? 53 डिग्री। जनता ध्यान से सुनो, बोलो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है, अगर ये एंगल 53 डिग्री है, 53 डिग्री वाले
अलाइनमेंट में फ्रिक्शन mg साइन 53 को बैलेंस कर पा रहा होगा। अगर 53 से तुमने 54 कर दिया डिग्री तो ये ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रहेगा नहीं, ब्लॉक क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कम ऑन पीपल, रेस्पॉन्स दो। 53 डिग्री पे ये ब्लॉक जस्ट उस इंक्लाइन प्लेन पे किसी भी तरीके से बैठा हुआ है, 54 डिग्री कर दोगे तो नीचे आ जाएगा। 53 डिग्री के नीचे कोई भी एंगल हो, 53 डिग्री के नीचे अगर कोई भी एंगल है तो फ्रिक्शन mg साइन थीटा को संभाल लेगा और ब्लॉक अपने जगह से हिलेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? अभी देखो पीपल, ध्यान से देखना, ये एंगल कितना है, 45। इज इट नॉट लेस देन 53 डिग्री? इसका मतलब है कि यहाँ पर mg साइन 45 जो लग रहा है, इसको ये फ्रिक्शन आसानी से हैंडल कर लेगा। मतलब दिस फ्रिक्शन विल बी सफिशिएंट टू बैलेंस mg साइन 45। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इस सरफेस का जो जिगजैग है और इस सरफेस का जो जिगजैग है, दोनों जो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाता है, उसके कारण पैदा होता है। तो ये ब्लॉक तो नीचे जा ही नहीं पा रहा। अगर ब्लॉक नीचे जाने का मन करता तब ना रस्सी टाइट होता। अगर ब्लॉक नीचे जाने का मन करता, मन कब करेगा, जब mg साइन थीटा को फ्रिक्शन हैंडल नहीं कर पाएगा, तब ब्लॉक का नीचे जाने का क्या बनेगा, टेंडेंसी। ब्लॉक जब नीचे जाना चाहेगा तभी ना रस्सी में टाइटनेस क्रिएट होगा। बोलो ना जनता, तभी ना टेंशन पैदा होगा। यहाँ पर तुम्हें लगता है कि रस्सी पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है? फ्रिक्शन ही हैंडल कर दे रहा है ब्लॉक को। फ्रिक्शनल फोर्स ही mg साइन 45 को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। ब्लॉक वहीं रुका रहेगा, उसका नीचे जाने का कोई टेंडेंसी बनेगा ही नहीं। तो टेंशन पे कोई खिंचाव नहीं आएगा, तो टेंशन का वैल्यू इन दिस केस क्या होगा, 0। बात समझ में आए? 53 डिग्री पे भी टेंशन का वैल्यू क्या होगा, 0। 54 डिग्री पे फॉर एग्जांपल, तब और फ्रिक्शन mg साइन 54 को हैंडल नहीं कर पाएगा, उसके बाद से टेंशन आना चालू करेगा। टिल 53 डिग्री रस्सी में कभी भी कोई खिंचाव, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आने वाला। सो इस पूरे क्वेश्चन में टेंशन का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0। क्वेश्चन बढ़िया था या नहीं था? हाँ, पूरा थॉट पे बेस्ड है, एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर बेस्ड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना विवेक? ठीक है।